जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास क्या होता है। लेकिन इतिहास को जानने से पहले मैं अपने क्लास का कुछ नियम बता देता हूँ। आप लोगों को नियम को डेली फॉलो करना है। नियम जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपके एग्जाम से पहले आपका सबसे बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा। नियम क्या है, तो सबसे पहले एक न्यू कॉपी ले लेना है। क्या कर लेना है? न्यू कॉपी ले लेना है। न्यू कॉपी, दो अलग अलग कलर का पेन लेना है। दो अलग अलग कलर का पेन, रंग का पेन लेना है, कलम ले लेना है, ठीक है। और न्यू कॉपी पे अलग अलग कलर से, मतलब कि एक कलर से, जैसे कि ब्लू लिए हैं तो अगर ब्लू से आप क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं, तो आपको ब्लैक से क्या कर लेना है, आंसर लिख लेना है। ब्लैक से अगर प्रश्न लिख रहे हैं तो ब्लू से आंसर लिखना है। बहुत ही बेहतर नोट्स तैयार होगा चिल्ला, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, ऐसा कीजिए। और मेरा डेली वीडियो आपको 20 मिनट का मिला करेगा, आप लोगों के पास जाएगा, ठीक है। तो आप 20 मिनट का वीडियो डेली रूटीन में अपनाइएगा। चलिए, आज के लिए इसको इतना ही करेंगे। नियम मेरा यही है, समझ लीजिए। समझदार है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इतिहास क्या होता है। आइए, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इतिहास, इति का मतलब होता है बीता हुआ। इति का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। और हास मतलब क्या होता है? घटना। यानी बीती हुई घटना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, बीती हुई घटना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। बीती हुई घटनाओं के बारे में, बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। अच्छा, इतिहास कहलाता है। तो अब किसके अनुसार हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे तथ्यों, तथ्यों, तथ्य स्टेटमेंट, ठीक है। तथ्यों और प्रमाण के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, तथ्यों और प्रमाण के आधार पर क्या करना? बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के पितामह, इतिहास के पितामह किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस है। हेरोडोटस, हेरोडोटस। इतिहास किसे कहेंगे? तो तथ्यों और प्रमाण के आधार पर बीते हुए घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास के पितामह कौन है? तो इतिहास के पितामह हो जाएंगे हेरोडोटस। इनका एक पुस्तक है जिनका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका क्या है? हिस्टोरिका। चलिए, तो हेरोडोटस के पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। अब आप लोग सीखे होंगे कि इतिहास किसे कहेंगे। तो इतिहास जो है, इति मतलब बीती और हास मतलब घटना, ठीक है। तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बीते हुए घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसको एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि अतीत से लेकर, आप जब क्लास में पढ़ रहे होंगे, इससे छोटे क्लास में, जैसे कि आप 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा होगा अतीत से वर्तमान, ठीक है। क्या लिखा होगा आपके बुक पे? इतिहास का बुक उठाइएगा, उसमें देखिएगा तो लिखा रहेगा अतीत से वर्तमान। यानी कि अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। और वर्तमान में भी घटना घटती होगी तो उसको बारे में भी हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि अतीत से लेकर वर्तमान तक की, यहाँ पे लिख लो,
अतीत से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये भी परिभाषा हो जाएगा, इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी कि हम लोग इतिहास को देखें कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति मतलब बीता हुआ और हास मतलब घटना। ठीक है, यानी कि बीते हुए घटनाओं के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। किसके आधार पे करेंगे भैया? तो तथ्य और प्रमाणों के आधार पे, क्योंकि कुछ न कुछ तथ्य होगा। ठीक है, तो तथ्य और प्रमाण के आधार पे जब हम क्या करते हैं, बीते हुए घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बीते हुए घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं चला? तो उसको कहते हैं इतिहास। उसको क्या कहते हैं? इतिहास। और इतिहास के पिता किसको कहेंगे? तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। और जो कहाँ के रहने वाले, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हेरोडोटस किस देश के निवासी थे? तो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के। कहाँ के? यूनान के। बोलिएगा, कहाँ के? यूनान के। यानी कि इतिहास किसे कहेंगे? तो बीते हुए घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, या अतीत से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। और इतिहास के पितामह कौन है? तो इतिहास के पितामह हो जाएंगे हेरोडोटस। कभी कभी पूछ देता है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो हेरोडोटस है। और हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले हैं चला? तो यूनान देश के रहने वाले। कहाँ के? यूनान देश के। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, इतिहास का क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम हो जाएगा, जिसका नाम है यूरोप में, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्यारे साथियों, सीखेंगे सबसे पहले तो यूरोप क्या है। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है या महादेश है। ठीक है, यूरोप एक महाद्वीप है या महादेश है। और कितने महाद्वीप है? कुल कितने महाद्वीपों की संख्या कितनी है चला? कुल महादेशों की संख्या बता दो। कुल महादेशों की संख्या, कुल महादेशों की संख्या है, बताइए। कुल महादेशों की संख्या है 7। कुल महादेशों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन है भैया? तो देखो, एक है, अभी आप लोगों को बता दिया गया, यूरोप। यूरोप पहला। आप किस महादेश में रहते हैं? तो दूसरा उसको लिख दिया जाएगा एशिया महादेश में। विश्व का सबसे बड़ा महादेश यही है, एशिया महादेश। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा चला? तो मान लो कि उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। चौथा क्या हो जाएगा चला? तो चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा अफ्रीका। पांचवा क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ठीक है, छठवा क्या हो जाएगा? तो छठवा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। छठवा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सातवां जो है सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महादेश कौन है? सबसे छोटा महादेश कौन है चला? तो सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश कौन है? सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो एशिया। यानी कि यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एक है सातवां अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। यानी कि यूरोप कहाँ है? यूरोप एक महाद्वीप है या महादेश है। कुल महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे छोटा महादेश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया है। ठीक है,
विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया। और आप किस महादेश के अंतर्गत रहते हैं? तो आप और हम किस महादेश के अंतर्गत आते हैं चला? तो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ऐसे ही यूरोप में और अलग अलग देश आते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, वियना तो राजधानी है ऑस्ट्रिया की, फ्रांस और इटली, जर्मनी, ये सब जो है यूरोप में आते हैं। उन सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चला, सबसे पहले तो राष्ट्र किसको कहेंगे? राष्ट्र किसे कहेंगे? तो देखो, एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनर। ध्यान देंगे, ये राष्ट्र के परिभाषा को देते हैं कि समान नस्ल धर्म के समुदाय को राष्ट्र कहते हैं। समुदाय को राष्ट्र कहते हैं, यानी कि समान नस्ल के, समान धर्म के समुदाय को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। ये किसके द्वारा परिभाषा हुआ? अर्नेस्ट रेनर के द्वारा। तो अभी आप लोग क्या सीखे कि राष्ट्र किसको कहेंगे? तो राष्ट्र किसको कहेंगे? तो वह समुदाय जिसमें समान नस्ल धर्म का बात की जाती हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। जहां पे समान नस्ल और धर्म का समुदाय उपस्थित होता है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या है चला? राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद। तो उसको मिटा दिया जाए। आशा करते हैं आप लोग लिख रहे होंगे प्यारे साथियों। लिखिए, बहुत बढ़िया नोट्स बनने वाला है। लिखिए जरूर। ध्यान देंगे, अब है राष्ट्रवाद। क्या होता है राष्ट्रवाद? ध्यान देंगे, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दो चला, वाद कभी भी लग जाए ना तो ओकरा का मतलब समझना चाहिए कि प्रेम हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेम हो रहा है। और राष्ट्र है तो अभी ने बताया है कि एक खास धर्म नस्ल के लोग का समुदाय जो होता है वही क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना क्या कहलाता है चला? तो वो होता है राष्ट्रवाद। वो क्या होता है? राष्ट्रवाद। तो कभी भी कोई पूछे कि बताइए राष्ट्रवाद किसे कहेंगे, तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। यहाँ पे और लिख सकता है, आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी, अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोच रखना, अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोच की भावना रखना। ठीक है, सोच रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना। ठीक है, जैसे कि मान लो कौनो तैयार हुआ है तुम्हारे देश पे हमला करने वाला है, ठीक है, और तब हम लोग तैयार हो गए, छू देगा तुम लोग, हम लोग राष्ट्र पर हमला करेगा। जैसे पाकिस्तानी यहाँ कबो हमला कर देता है, होता है ना, तो वहां पे जो बॉर्डरों पे खड़ा है वो बॉर्डरों पे जान देने के लिए तैयार है कि नहीं है? भल्लों से जान चला जाएगा, लेकिन
लेकिन छोड़ेंगे नहीं सामने वाला को। वो क्या है, विदाउट राष्ट्रवाद थोड़ो ना है, वो विदाउट राष्ट्रवाद थोड़ी है। तो यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति क्या करना, प्रति प्रेम की भावना होना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और राष्ट्रवाद कहलाता है। और इस विचार को धारण करने वाला, इस विचार को मानने वाला, इस विचार को मानने वाला क्या कहलाएगा, तो राष्ट्रवादी कहलाएगा। क्या कहला जाएगा चला, राष्ट्रवादी कहलाएगा। यानी कि हम लोग सीखे कि यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है। ऐसे ऐसे कितने महादेश है, कुल विश्व में कितने महादेश हैं, तो टोटल है भैया 7। कितने हैं, 7 भैया। एगो यूरोप है, अमेरिका है, सॉरी एक यूरोप है, भारत, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है चला, अंटार्कटिका है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि अब बता दिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं, तो समान नस्ल धर्म के समुदाय को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। अच्छा, राष्ट्रवाद किसको कहेंगे, तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। और अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना भी क्या कहलाता है, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। एक और राष्ट्रवाद का परिभाषा हो जाएगा कि अपने राष्ट्र में एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ाना क्या कहलाएगा चला, तो राष्ट्रवाद कहलाएगा। यानी कि राष्ट्रवाद किसको किसको कहेंगे, तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होना। किताब में लिखा है कि अपने राष्ट्र के प्रति सोच और विकास का लगाव रखना ही क्या कहलाता है, सोच और विकास से लगाव रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो उसी को तोड़ दिया गया है कि अपने राष्ट्र के प्रति क्या करना, प्रेम करना क्या कहलाता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना कि हमारा राष्ट्र जो है कैसे डेवलप करेगा, ठीक है, तो अपने राष्ट्र के विकास के बारे में ही सोचना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अच्छा, अपने राष्ट्र में एकता, अखंडता, बंधुता को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, तो भैया राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है चला, राष्ट्रवाद कहलाता है। बहुत बढ़िया। राष्ट्रवाद का जनक, एगो क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रवाद का जनक किस क्रांति को माना जाता है, तो राष्ट्रवाद का जनक जो है चला किस क्रांति को माना जाता है, तो 1789 में एगो क्रांति हुआ। 1789 में एगो क्रांति हुआ जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुआ 1789 में। वही से स्टार्ट हुआ है राष्ट्रवाद। वही से क्या स्टार्ट हुआ है, राष्ट्रवाद। क्योंकि फ्रांस में निरंकुशवादी शासकों का शासन चलता था, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बताया जाएगा। तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति, अभी हम आप लोगों को जो बढ़िया सेगमेंट है उसको बता के चल रहे हैं, तब आपके चैप्टर के डिटेल में आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद है उदारवाद, एक हो जाएगा उदारवाद, ठीक है। कभी कभी हम आपके चैप्टर में बोलेंगे कि उदारवादी शासक था, निरंकुशवादी शासक था, तो उदारवादी का अर्थ आपको पते नहीं है, उदारवादी का अर्थ पते नहीं है, और हम लिखवा रहे हैं खूब मजा से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उदारवाद क्या होता है। तो उदारवाद जो है चला वो लैटिन भाषा का शब्द है। उदारवाद जो है लैटिन भाषा से बना हुआ है, यानी उदारवाद जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो आजाद होना या स्वतंत्रता। क्या करना, स्वतंत्रता। क्या होना चला, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। तो उदारवाद जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि उदारवाद के
उदारवाद के आधार पर सभी को समान अधिकार दिया जाता था, समान अधिकार दिया जाता था और स्वतंत्र थे। वहां के लोग क्या होते थे? स्वतंत्र थे, स्वतंत्र थे। ठीक है, तो आप लोग सीख लिए होंगे कि उदारवाद क्या होते थे। उदारवाद लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान स्वतंत्रता, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। वहां के लोग सब लोग क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे। ठीक है, निरंकुशवादी, निरंकुशवादी का मतलब सुनो, निरंकुशवादी का मतलब है चला, निरंकुशवादी का मतलब वैसा शासक जिनके शासन पर कोई अंकुश नहीं था, उसी को क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। उन्हीं को क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। आप लोगों को जो पढ़ाएंगे ना उसमें बताया जाएगा कि निरंकुशवादी शासक कौन कौन था। ठीक है, उदारवादी शासन कौन कौन था। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं, इतना जान गए ना। अब हम लोग जानेंगे नेपोलियन कौन था। ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, नेपोलियन कौन था। ठीक है, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? चला, नेपोलियन का जन्म जो है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 में। यानी कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन महान शासक था, नेपोलियन महान सम्राट था, महान सम्राट था। ठीक है, चला। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 में और महान सम्राट था। नेपोलियन क्या था? महान सम्राट था। देखिए सबसे पहले लिखना कैसे आप लोगों को। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था, वह महान सम्राट था। ध्यान देंगे, नेपोलियन 24 वर्ष की, नेपोलियन 24 वर्ष की आयु में, नेपोलियन 24 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया था? सम्राट बन गया था। नेपोलियन का कार्य इतना बढ़िया था, कार्य क्षमता, अपने क्षमता के अनुसार, कार्य क्षमता के अनुसार वो 24 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया? शासक बन गया। नेपोलियन 24 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया? शासक बन गया। अब चला 11 में 24 जोड़ लेना, कब बन गया होगा। ठीक है, तो जोड़िए दें भाई, जोड़ लो ना यार। 1769 में 24 जोड़ लो, 9 4 13, फिर ही हो जाएगा क्या? 6 2 8 1 9। 1793 में वो क्या बन गया? शासक बन गया। कहाँ का शासक बन गया? फ्रांस का शासक बन गया। कहाँ का बनेगा? फ्रांस का शासक बने गया। कहाँ क्या बन गया? चला, फ्रांस। अच्छा, फ्रांस की राजधानी बता दो तनी तो। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। राजधानियों से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी बता दो, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? चला, तो वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। हंगरी की राजधानी पूछता है, हंगरी की राजधानी बता दो चला, तो कहाँ है? चला, बुडापेस्ट। कहाँ भैया? बुडापेस्ट। यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हम नेपोलियन के बारे में लिखे, नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। नेपोलियन अपने कार्य क्षमता के अनुसार 24 वर्ष की आयु में ही फ्रांस का शासक बन गया। कब बन गया? तो अभी बता दिए, 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा और लिख भी रहे होंगे प्यारे साथियों। नेपोलियन के द्वारा एक नागरिक संहिता चालू किया गया। नागरिक या नेपोलियन संहिता लिख लो। नेपोलियन संहिता लिख सकता है, नेपोलियन संहिता लिख सकता है, या नागरिक संहिता लिख सकता है, नागरिक संहिता। ठीक है, कब लागू किया था नेपोलियन?
1804 में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। नागरिक संहिता लागू कब किया या नेपोलियन संहिता लागू कब किया। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया चला जानता है, नेपोलियन जो है प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया, प्रजातंत्र को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और राजतंत्र को क्या कर दिया, राजतंत्र को लागू कर दिया, राजतंत्र को लागू कर दिया। यानी नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। वह महान सम्राट था। नेपोलियन 24 वर्ष की आयु में ही क्या बन गया, शासक बन गया था। चलिए इतना लिख देंगे, 2 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू की, नागरिक संहिता लागू की, कब लागू की, तो 1804 में। अभी बताएं 1804 में। यानी कि फ्रांस की क्रांति भी बताएं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, जिसे राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। राष्ट्रवाद का जनक किस क्रांति को माना जाता है, भी क्वेश्चन पूछता है तो 1789 की क्रांति दे देगा, या तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति देगा। तो आप लोग चिंता मत करिए, एकदम बेस्ट नोट्स बनेगा आपका, बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। चलिए फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, मेटरनिख कौन था, मेटरनिख कौन था, मेटरनिख कौन था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेटरनिख कौन था। तो ध्यान दो, मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था चलाइए, तो जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, कोई भी इसके पास प्रतिक्रिया, हर एक चीज का प्रतिक्रिया, अलग अलग प्रतिक्रिया करता रहता था, तो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। यानी कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका कहना था, जिसका कहना था, सुनो, जिसका कहना था, जिसका कहना था कि किसी भी राष्ट्र में शासन करो, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में शासन करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। जिसका कहना था कि किसी भी राष्ट्र में शासन करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। निरंकुशवादी शासक था। ये क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था, मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका कहना था कि किसी भी राष्ट्र में शासन करो, लेकिन जनता की भलाई मत करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। ठीक है, यही है मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख काल क्वेश्चन है वो पूछता है, वीवीआई है ये भी, कि वीवीआई क्या है, मेटरनिख, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। यानी चला, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दो, 1815 से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिख काल कहा जाता है। यानी कि 1815 से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिख काल कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाता है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद।